हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यार एग्जाम पर। और जो चैप्टर चल रहा था अपना वो था मेटल और नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु के ऊपर। अब आप किसके बारे में पढ़ने लग रहे थे? आप पढ़ने लग रहे थे भाई मेटल अकरेंस किस प्रकार से और में से धातुओं को निष्कर्षित करेंगे, यानी बाहर निकालेंगे प्योर फॉर्म में। तो अपना इससे पहले एक टॉपिक रह गया था भाई, ठीक है। क्या रह गया था कि जो मेटल होती ना, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था भाई, ठीक है। धातु की अम्लों या अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो पॉइंट बनेंगे ना, जो क्वेश्चन बनेंगे, आपको हम एक एक करके क्या करेंगे बताएंगे। ये है मतलब ये टॉपिक था एक्टिविटी 3.11, क्रियाकलाप 3.11 के बारे में ही वहां पे है, ठीक है ये सारा। तो समझो इसमें भाई, जब भी मेटल की ना, जैसे मेटल मान ली मैंने सोडियम ले ली। एसिड क्या क्या थे अपने पास? है HCl एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। और कैसे एसिड लेने हैं? रिएक्शन अगर मेटल धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो कैसे अम्ल लेने हैं? डाइल्यूटेड तनुकृत अम्लों के साथ अभिक्रिया करवानी है। सोडियम ले लिया ने, इसकी रिएक्शन करवाओ डाइल्यूटेड एसिड के साथ, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। और क्या बाहर निकलेगा? H मतलब हाइड्रोजन गैस, यानी NaCl, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन गैस। समझाई बात? तो एक चीज यहां से आप कॉमन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? जब भी मेटल की डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करवाओगे? अभिक्रिया करवाओगे, डाइल्यूट तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करवाते हैं, क्या करवाते हैं? अभिक्रिया, रिएक्शन। तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट मतलब लवण, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हमेशा हाइड्रोजन गैस। यही चीज आप किसके साथ देखोगे? जैसे सोडियम या पोटेशियम ले लेना, या कैल्शियम ले लेना, या मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, या एल्यूमिनियम ले लो। जैसे मान लो भाई, अब मैं ले आया सोडियम के साथ ही डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड, तो वही चीज बनेगा भाई। क्या चार्ज होता है? Na पॉजिटिव, SO4, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो क्या बनेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट प्लस कौन सी गैस बाहर? हाइड्रोजन गैस, यानी साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एक नंबर में अगर आपसे डायरेक्ट पूछे ना कि मेटल के साथ अगर मैं नॉन मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है? व्हेन वी रिएक्ट मेटल विद एसिड देन द रिजल्ट इज इट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, और कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये रिजल्ट था। अगर वही चीज मैं अगर मान लू मैं, ये स्पेशल एसिड है भाई, ये इस पर ये ध्यान रखना, HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। ये स्पेशल क्यों है ये आपको बताएंगे। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एक्वस सारे के सारे हैं, ठीक है, ये भी एक्वस आएंगे। देखेंगे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। और ऐसे ही हम किसके साथ करवाएंगे? सोडियम की डाइल्यूट एसिटिक एसिड। या डाइल्यूट इसको लेना भी मत, क्योंकि ये पहले अपने आप में क्या होता है, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। एसिटिक एसिड, ठीक है। तो क्या इसमें क्या होगा? ये कैसे टूटता है? CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव, और ये Na पॉजिटिव। तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3COO Na, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट, ठीक है। ये सोडियम एसीटेट, ये सल्फ्यूर एसिटिक एसिड है और हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ चीज हम करवाएंगे ना मेटल की रिएक्शन, तो ये कोई मतलब हाइड्रोजन गैस का ये इवोल्यूशन होता ही नहीं है। किसमें भाई? जब भी आप नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल के साथ जब धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? साल्ट तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट का, और जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलनी थी उसकी जगह बनेगा वाटर, और साथ में खुद किसमें टूट जाएगा? तो NO2 में, या NO में, या N2O में, यानी नाइट्रोजन के प्रोडक्ट में टूट जाएगा खुद। इस प्रकार से ऐसा क्यों होता है? ध्यान रखना ये रिएक्शन है।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड एक क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक। कौन है प्रबल ऑक्सीकारक? नाइट्रिक अम्ल। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाई ऐसा क्यों होता है? जब भी हम नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है? अगर नहीं निकलती तो क्यों? When we react metal with nitric acid, then hydro evolution of any gas, it come in the result or not? तो आप क्या लिखे हुए कि जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ सोडियम की मेटल की अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, तो साल्ट बनता है, वाटर बनता है और खुद किसमें टूट जाता है? नाइट्रोजन के प्रोडक्ट में अंदर टूट जाता है। ये हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि एक प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये लिखनी बात आपको। क्यों, क्या करता है? मतलब इसका मतलब है ये क्या करेगा? जैसे साल्ट तो बन गया, अब क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन दे देगा और क्या बाहर निकाल देगा? वाटर। ऑक्सीजन जुड़ गया ना भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? जो ऑक्सीजन को जोड़ेगा। ऑक्सीजन कौन जोड़ रहा है? आप यही जुड़ेंगे ना, और खुद किस में टूट जाएगा? फिर इन प्रोडक्ट में टूट सकता है, उत्पाद में। समझ में आ गई बात? ये था। तो क्या फिर इसका मतलब क्या ये जो नाइट्रिक एसिड है, क्या किसी के साथ भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं देगा आपको? फिर ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब किस, अब पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे घुमाकर कि ऐसे कौन सी मेटल है जिसके साथ ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा और कैसी कंडीशन में बाहर निकालेगा, स्थिति कैसी होनी चाहिए? देखो भाई, अब क्या होगा? अब आपका क्या होगा? ये दो मेटल, इसको क्या कर दो? अब देखो, डाइल्यूट तो था बड़ा एसिड, डाइल्यूट सारे हैं, अब इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर दो। मैंने इस एसिड को क्या कर दिया? हमने इस एसिड को, नाइट्रिक एसिड को, नाइट्रिक अम्ल को वेरी डाइल्यूट क्या कर दिया? वेरी डाइल्यूट। हिंदी में क्या बोलेंगे? अति तनु। क्या कर दिया भाई? अति तनु। और अति तनु करने के बाद क्या देखा गया कि कुछ दो ही मेटल ऐसी निकली जिसके साथ ये क्या देता था? हाइड्रोजन गैस देता था प्रोडक्ट के अंदर। कौन सी थी वो दो मेटल? वो दो मेटल हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज, Mg और Mn। मैग्नीज, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। जब भी ये इनके साथ अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। कौन सी गैस बाहर निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। वरना सोडियम हो, पोटासियम हो, एल्यूमिनियम हो, ठीक है, Fe हो, Zn हो, लेड हो, कॉपर हो, किसी के साथ भी हाइड्रोजन गैस को बाहर नहीं निकालता है। ध्यान रखना भाई। कैसे? मैग्नीशियम है, HNO3 वेरी डाइल्यूटेड ले लिया हमने, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम का नाइट्रेट, MgNO3 की ट्वाइस, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। इस प्रकार से रिएक्शन होगी। आपके बुक में रिएक्शन नहीं है एनसीईआरटी में, तो ये मैंने आपको रिएक्शन ये लिख दी, ठीक है। और जो और मेटल के साथ लोगे, किसी और अन्य धातु के साथ, तो उसमें क्या बनाता प्रोडक्ट है? साल्ट तो बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट है, प्लस H2O प्लस खुद किसमें टूटेगा? NO2 या NO या फिर N2O। इन प्रोडक्ट में ये टूट सकता है भाई। ये रिएक्शन थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। समझ में आ सबके? ये टॉपिक था जो बना रह चुका था। अब एक चीज और देखना, एक नंबर का और क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्या पूछेगा वो? एक्वारजिया आपसे पूछेगा। डू यू नो में लिखोगे ना तो वहां पे लिख रखा है भाई एक्वारजिया क्या होता है। तो एक्वारजिया क्या होता है? अब क्या करना है? डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? तनुकृत का, इसका मतलब है अम्ल को कमजोर करना, एसिड को क्या करना? कमजोर भी करना। क्या मिलाकर? इसके अंदर जल मिलाकर, वाटर मिलाकर, ठीक है। और क्या करते हैं? जल के अंदर अम्लों को नहीं मिलाते, हम क्या करते हैं? अम्लों के अंदर जल को धीरे धीरे मिलाते हैं, ठीक है। वी एड वाटर स्लोली स्लोली ड्रॉप वाइज इन एसिड, नॉट एसिड इन वाटर, ठीक है। तो एक्वारजिया जो शब्द है ना, ये एक्वा स्पेलिंग यही होगी एक्वारजिया, ठीक है। ये लैटिन भाषा से निकला है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। इसका मतलब होता है रॉयल वाटर, शाही जल, ठीक है। ध्यान रखना। क्या होता है एक्वारजिया? ये सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है दो एसिड का। कितने एसिड होते हैं इसके अंदर? दो, टू। कौन कौन से और किस रेशियो में होंगे?
मान लो भाई अपने पास एक्वारेज 100% है, कितना प्रतिशत है, 100% है, तो दो अम्लों से मिलकर बना है। और कंसंट्रेटेड एसिड, सांद्र अम्ल, प्योर, बिल्कुल प्योर फॉर्म में सांद्र अम्लों से मिलकर बना, एक तो आपका HCl एसिड और दूसरा आपका क्या होगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक, सांद्रत नाइट्रिक अम्ल। अगर ये 100% सोल्यूशन बना है तो 75% ये होगा, ठीक है, और 25% आपका ये होगा। समझ में आई बात? अगर मैं काटूंगा तो रेशियो क्या बनेगी इनकी, 25 ये 75, 3:1। तो हमेशा एक्वारेजिया 3:1 में होता है। किस किस का, HCl एसिड का और HNO3 का। और कंसंट्रेटेड होंगे दोनों, सांद्र होंगे भाई, ध्यान रखना ये। आप अगर 1 3 लिखोगे तो HNO को 3 को पहले और उसको HCl को बाद में, यही आप पढ़ोगे जब, यही इसके अंदर क्या है, राइट कर रखा है। ठीक है, ये था इसके बारे में। अब हम अपने उस चैप्टर में मतलब टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में पढ़ रहे थे भाई। ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर हमने पढ़ लिया था जो लोअर मेटल थी, ठीक है, उनको किस प्रकार से उनकी अशुद्धियों से, इम्प्योरिटी से बाहर निकालते हैं, उसके और अयस्क से कैसे बाहर निकालते हैं, और फिर उसका मेटल ऑक्साइड भी होगा उससे भी कैसे बाहर निकालते हैं, हमने वो पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, रोस्टिंग यानी भर्जन पढ़ा था। ठीक है, तो आज बिल्कुल डिटेल में इनके बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं, दोबारा से लिखूं आपके लिए, तो सबसे पहले क्या था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम एक ग्रुप है, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन गैस, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और वो एक एक्वारेजिया पढ़ लेना भाई। अगर आप सिंपल है अम्ल लोगे ना, एसिड लोगे, जैसे मान लिया एक्वारेजिया में एक और पॉइंट पढ़ोगे, जैसे मान लिया भाई आपने कंसंट्रेटेड HCl एसिड ले लिया, अगर उसके अंदर गोल्ड डालोगे ना तो गोल्ड को कुछ नहीं होगा भाई, गोल्ड खराब नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि गोल्ड इतनी रिएक्टिव सक्रिय धातु है ही नहीं। लेकिन एक्वारेजिया ऐसा सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जो क्या करेगा, गोल्ड जैसी धातु को भी पिघला देता है। ये ध्यान रखना, पढ़ लेना उसके अंदर। तो हमने पीछे चैप्टर, मतलब पिछली क्लास, जो पीछे की क्लास थी उसके अंदर पढ़ लिया था, जो लो मेटल होगी उनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से होगा। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली टॉप वाली मेटल ही है, ये मिडल है, मध्य है, और ये लो, इनके हमने कर लिया था। जिसके अंदर कई बार क्या होते हैं, कॉपर और सिल्वर के क्या मिलते हैं, सल्फाइड मिल जाते हैं, जिसे हमने कॉपर सल्फाइड का पढ़ा था ना, इस प्रकार से एक्सट्रैक्शन करा था। ठीक है, तो आज इसी के बारे में आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग है आपकी क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मिडल इन रिएक्टिविटी सीरीज, एक्सट्रैक्शन मेटल्स इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये ही 3 है, एल्यूमिनियम इसी ग्रुप में आएगा भाई ऊपर वाले में, मेटल्स इन मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुओं का परिष्करण, परिष्करण बोलते हैं इसको। अब देखो भाई, मेटल हमने बताया था क्या मिलती है मेटल की, और मिलती धातु, मतलब पृथ्वी की सतह पे अयस्क के रूप में धातुएं मिलती हैं, मेटल्स और के रूप में मिलती हैं। तो यही 3 कौन कौन सी मेटल है, जिंक का मिलेगा आपको, आयरन का और लेड का मिलेगा, और कॉपर का। ये जो अशुद्धियां होगी इनके साथ किसके रूप में होगी, ये हो सकती है अशुद्धि इम्प्योरिटीज, कार्बोनेट का अयस्क हो सकता है, कार्बोनेट और यानी कार्बोनेट का अयस्क, या फिर किसका मिल सकता है इनके साथ है, सल्फाइड्स और सल्फाइड का अयस्क, या फिर इससे आसान क्या किसमें मिल सकती है, ऑक्साइड के रूप में। अब समझो भाई, अगर मेटल के साथ अशुद्धि ऑक्साइड के रूप में है ना, तो उसको अलग करना सबसे आसान है। ठीक है, सिंपली आप हीट कर दो, ठीक है, तो मेटल का ऑक्साइड है जो अलग हो जाएगा, या फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट ले आओ। क्या ले आओ, रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अब चाय के ले आओ, वो भी मतलब इसमें इस्तेमाल होगा। और लेकिन इनका जो इम्प्योरिटीज है, ये
कार्बोनेट अयस्क की और सल्फाइड और की, इनको निकालने के लिए हम अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं कार्बोनेट सल्फाइड की कर लेते भाई बात, अगर धातु के साथ सल्फाइड का और है, इसका सल्फाइड अयस्क है, मैंने पीछे बताया था लेकिन यहाँ पे बता देते हैं आपको। when metal sulfide or the metal sulfide or heated, highly heated, when metal sulfide or highly heated या metal sulfide or converted into metal oxide, the sulfide or converted into metal sulfide oxide in strongly heated in the excess pressure of air, in the excess pressure of air is called roasting। यानी कहने का मतलब भाई, इसके लिए जो प्रोसेस पड़ेगी ना वो क्या होगी, रोस्टिंग। क्या होगी, रोस्टिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भर्जन। भर्जन बोलेंगे। भर्जन का मतलब क्या, रोस्टिंग का मतलब है एक्सेस एयर में, किसमें, एक्सेस यानी ज्यादा मात्रा में एयर देनी है। क्या देनी है, एयर यानी वायु, और वायु का मतलब है ऑक्सीजन देनी है, और हाईली हीटेड करनी है। दो कंडीशन है, हाईली हीटेड ज्यादा मात्रा में गर्म करनी है, ठीक है, ज्यादा तापमान पर गर्म करनी है, ज्यादा तापमान पर गर्म। तो क्या होगा, जो आपका सल्फाइड और मेटल का, जैसे इसमें लिख भी रखा है, आप जब पढ़ोगे ना एनसीईआरटी बुक, उसके अंदर सब कुछ लिख रखा आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। द सल्फाइड और कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, या इट्स ऑक्साइड। सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करना, ज्यादा मात्रा में वायु देकर और ज्यादा तापमान पर गर्म करके, उसी विधि को क्या बोलेंगे, भर्जन बोलते हैं। यानी क्या बोलेंगे भाई, उसको रोस्टिंग बोलते हैं। समझ में आई बात। अगर सल्फाइड और है तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर कार्बोनेट और है तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये ध्यान रखना भाई। उसी प्रकार से यहाँ पे समझा देता हूं आपको। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, जैसे आप इसके अंदर देखोगे ना, एक एग्जांपल बहुत जरूरी, बस एक एग्जांपल कर लेना चाहिए। जैसे जिंक सल्फाइड का है ZnS, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देनी और हाईली हीटेड करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म करना। डेल्टा किसका सिंबल होता है, हीट का या फिर उष्मा का, जैसे बोल दो। तो क्या बनेगा, अब ये देखो ऑक्सीडेशन होगा ना यहाँ पे साथ में, तो जिंक मेटल का ऑक्साइड होगा, जिंक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर। समझ में आई बात। अब ये तो किसका था, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, रोस्टिंग। क्या बोलोगे, रोस्टिंग यानी भर्जन। अगर आपका कार्बोनेट और है, कार्बोनेट का अयस्क है, जैसे जिंक कार्बोनेट, अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आप क्या कर देना, स्ट्रांगली हीटेड करना, सिर्फ इसमें उष्मा देनी है, ऑक्सीजन की एब्सेंस, यानी इस प्रोसेस को बोलोगे कैल्सिनेशन। पढ़ लेना, निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर, वायु की अनुपस्थिति में। यानी ऑक्सीजन आपको बिल्कुल भी नहीं देनी भाई, ऑक्सीजन नहीं देनी है कैल्सिनेशन में, रोस्टिंग में ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। निस्तापन के अंदर ऑक्सीजन वायु नहीं देनी है। क्या करना है, गर्म करना है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट पे, ज्यादा तापमान पर गर्म करना है। तो क्या होगा, आपको धातु का ऑक्साइड बनेगा, और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपका क्या होगा, कैल्सिनेशन यानी निस्तापन होगा। समझ में आई बात है, क्या होगा आपका, ये निस्तापन होगा यानी कैल्सिनेशन होगा। समझ में आई बात। यानी अब एक बात इसमें आई कि जी इसके अंदर तो आप क्या देने लग रहे हैं, ऑक्सीजन देने लग रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी सप्लाई ऑफ एयर की नहीं दी हमने। क्यों नहीं दी, क्योंकि इसके अंदर पहले से किसका क्या प्रेजेंट है, ऑक्साइड प्रेजेंट, किसके रूप में, कार्बोनेट के रूप में। तो हमको इसमें ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, यानी एयर देने की जरूरत नहीं है, और इसमें थी, क्योंकि इसमें ऑक्साइड तो था ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई है ही नहीं। और बाद में फिर क्या होगा, अब देखो अभी भी प्योर मेटल नहीं आई है ना अपनी, अब मेटल का ऑक्साइड आ चुका, धातु का ऑक्साइड आ चुका है। इस धातु के ऑक्साइड को अब क्या कर लेंगे, एक अपचायक लेके आएंगे, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने लिखा था ना, रिड्यूसिंग एजेंट लेके आएंगे भाई, अपचायक लेके आएंगे। जैसे कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। यहाँ पे क्या होगा, अब रिडक्शन यानी अपचयन होगा। क्या होगा, गर्म करके
अब यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, अपचयन होगा भाई, और अपचयन होगा तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो चुका आपका, इसके लिए जो मिडल में मध्य में आएगी जिंक, आयरन, लेड और कॉपर भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड हो जाती है कई बार। समझ में आई बात? यानी इसमें देखो, पहले आप मेटल के बारे में लिखोगे, फिर एक बार सल्फाइड और के बारे में, रोस्टिंग के बारे में लिख देना उसका एग्जांपल, फिर कैल्शियम निस्तापन के बारे में उसका एग्जांपल, और फिर दोनों का कॉमन है इसका और इसका, दोनों का आखिर में कॉमन लिख देना। समझ में आई बात? इस प्रकार से आप लिखोगे अगर 3 नंबर में आएगा। ठीक है, पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भर्जन में और निस्तापन में अंतर लिखो 2 नंबर का, गिव डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, तो आप डेफिनेशन उसका एग्जांपल लिख देना, और डायरेक्ट बने तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई, रिड्यूसिंग एजेंट क्या सिर्फ यहाँ पे कार्बन कार्बन जरूरी है या कोई और मेटल आ सकती है? तो आप एक रिएक्शन पढ़ के आए थे पहले चैप्टर के अंदर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंदर ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती थी, प्रतिस्थापित कर देती थी। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप जितनी भी जिंक से ऊपर मेटल है वो लेके आ सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, किसकी जगह, कार्बन की जगह हम यूज कर सकते हैं। किस किस का, जैसे एल्यूमिनियम यूज कर ली, ठीक है मैंने, तो यहाँ से एल्यूमिनियम इसको खींच ले जाइएगा, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, धातु है, किससे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जिंक से, तो इसकी जगह अब क्या बन सकता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। समझ में आई बात है? इस प्रकार से हम इसकी जगह रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इससे ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट का भी या मोर रिएक्टिव मेटल्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको, अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। जैसे आगे रिएक्शन देखेंगे आप, अब क्या पढ़ेंगे भाई इसके अंदर, अब इसके अंदर एल्यूमिनियम का मेरे ख्याल से ना मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का होगा, उसको क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, देखो भाई इसके अंदर दो टॉपिक हो रहेगी इसके अंदर। देखो क्या है, अब जैसे अब क्या दिखाएंगे, रिडक्शन दिखाएंगे या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएंगे, किस किस की, आसान सी है, मैग्नीज का डाइऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में आएगी और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा। अब क्या करेंगे, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड दे रखा है आपको सॉलिड फॉर्म में है और एल्यूमिनियम लेके आए यहाँ, ठीक है, तो क्या करो, थोड़ा सा गर्म करना है तो रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, किससे, मैग्नीज से, तो यहाँ से मैग्नीज को डिस्प्लेसमेंट कर देगा और मैग्नीज किस फॉर्म में अलग होगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा, और एल्यूमिनियम का क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी बाहर, हीट, उष्मा बाहर निकलेगी। और जिस अभिक्रिया के अंदर उष्मा बाहर निकलती थी उसको क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक तो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक। हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा अवशोषी अभिक्रिया, उष्मा अवशोषी अभिक्रिया या क्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें उष्मा बाहर निकली वो क्षेपीय अभिक्रिया, यानी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। क्या आप इसका बताना भी उत्तर कमेंट के अंदर, ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक, इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, ये जरूर बताना भाई कमेंट के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी साथ में। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया तो है ही है, बाहर हीट निकल गई ना इसमें और ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। क्यों लिक्विड फॉर्म में आया, ज्यादा हीट के कारण। अब एक रिएक्शन आएगी थर्मिट रिएक्शन, इसी के अंदर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या है, कोई जनरली प्रोसेस नहीं है किसी और मेटल्स के लिए, ये सिर्फ एक मेटल के लिए, किसके लिए, इसकी रिएक्शन होगी किसके बीच में, आयरन का ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम के साथ,
जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया, कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखा मिलेगा आपको, आयरन ब्रैकेट में 2 ऑक्साइड, 2 का मतलब इसकी वैलेंसी 2 है। जब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे, एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन गलित अवस्था में आ जाएगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी बाहर, इसमें भी हीट सेम ही है। लेकिन इसको थर्मिट रिएक्शन नहीं नाम दिया, इसको क्या दे दिया, थर्मिट अभिक्रिया नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना, थर्मिट रिएक्शन किसकी होगी, आयरन ऑक्साइड के साथ जब भी एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी तो आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन लिक्विड फॉर्म में आएगा, तरल अवस्था में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल किसमें होता है, रेल पटरियां होती है ना, जैसे जॉइंट होते हैं लोहे के बने, तो उनको जोड़ने के लिए मशीन से लगा के अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे साथ में दोनों की, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलेगी और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, और आयरन किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा ना, गलित अवस्था में, मोल्टन स्टेट में आएगा ना, लिक्विड भी मत लिखो, लिक्विड नहीं लिखना, गलित अवस्था में आएगा, मोल्टन स्टेट में, इसका मतलब गलित अवस्था की मोल्टन स्टेट में आएगा और यहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। और इस प्रकार रेलवे के जॉइंट को जोड़ने में इसका क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल, या मशीनों के पुर्जे टूटे होंगे उसमें इसका इस्तेमाल हो जाता है। समझ में आई बात इतनी। इससे अगले क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होगी, जो टॉप के अंदर थी उनके बारे में, और फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और फिर कोरोजन की प्रिवेंशन के बारे में पढ़ के चैप्टर क्या कर देंगे समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।